ये कहानी एक ऐसे कपल की कहानी है जिसके प्यार के रिश्ते में शक आ जाता है, जो उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले आता है जहां से वापस आना नामुमकिन हो जाता है। एक तरफ रोजी है जो आजाद ख्याल और बेहद खूबसूरत है, वहीं दूसरी तरफ उसका पति जैक है जो अपने परिवार को बिखरने से बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार शक के चलते ऐसी कंडीशन में फंस जाता है जिससे निकलना उसके लिए ही मुश्किल हो जाता है। कहानी की शुरुआत एक आदमी जैक से होती है जो जंगल से साइकिल चलाता हुआ अपने घर पहुंचता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो अपनी खूबसूरत बीवी रोजी को सीढ़ियों पर बैठा देखता है, जो उसे गौर से देख रही होती है। जैक उससे पूछता है क्या हुआ, लेकिन रोजी बस एक हल्की सी मुस्कुराहट देती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। बाद में जैक और रोजी एक पार्टी में जाने की तैयारी करते हैं और अपनी बेटी ट्रिक्सी को एक बेबी सिटर के पास छोड़ देते हैं। रोजी शाम के लिए तैयार होने लगती है और जैक प्यार से उसके जूते पहनने में मदद करता है। इस पल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार है, लेकिन उनके रिश्ते की हकीकत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ ऐसा जो जल्द ही सामने आने वाला है। जैक और रोजी पार्टी में पहुंचते हैं, एलिगेंट दिखते हुए। उनके कई दोस्त वहां पहले से मौजूद होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है जब तक एक जवान लड़का जॉन पार्टी में नहीं आता। जैसे ही रोजी जॉन को देखती है, वो उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है और तुरंत उसके पास चली जाती है। जैक ये सब नोटिस करता है लेकिन चुप रहता है। रोजी फिर जॉन को पार्टी से बाहर एक अलग जगह पर ले जाती है और दोनों जोशीले अंदाज में एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जैक पूरा नजारा एक खिड़की से देखता है, लेकिन सामना किए बिना ही वहां से चला जाता है। वो पहले से ही अपनी पत्नी के बाहरी रिश्तों के बारे में जानता है और कुछ समय से चुपचाप सहता आ रहा है। बाद में जैक की दोस्त मैरी उससे इस बारे में बात करती है और पूछती है, तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम इस रिश्ते को थामे क्यों हो? जैक शांति से जवाब देता है, रोजी अपनी जिंदगी में जो चाहे कर सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं चाहता तो इस रिश्ते को खत्म कर सकता था और ये बात उसे पता है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहता। मेरा विश्वास है कि एक दिन रोजी मेरे प्यार को समझ जाएगी। इसके बाद जैक बारटेंडर से एक ड्रिंक लेता है और एक प्राइवेट रूम में चला जाता है। कुछ ही देर बाद जॉन उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है और घमंड भरे अंदाज में कहता है, मैं आपकी मेहमानवाजी के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ये वाकई प्रभावशाली है। ज्यादातर पति किसी और के साथ अपनी बीवी को देखकर जलते हैं, लेकिन आप लाजवाब है। जैक शांत रहता है और कंपोज तरीके से जवाब देता है, क्या तुमने कभी मार्टिन के बारे में सुना है? वो कुछ समय पहले गायब हो गया था। वो रोजी का अच्छा दोस्त था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो भी उसके पीछे पीछे घूमता रहता था और एक दिन मैं इतना गुस्सा हो गया कि मैंने उसे मार डाला। आज तक किसी को उसका शरीर नहीं मिला। जैक की बात सुनकर जॉन हैरान रह जाता है और वो डरा हुआ दिखता है, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश करता है। वो नर्वस होकर कहता है, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। जैक एक रहस्यमयी अंदाज में जवाब देता है, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे लेते हो। डरा हुआ जॉन जल्दी से रूम से चला जाता है। रोजी उसे जाते हुए नोटिस करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन कोई बहाना बनाकर पार्टी से बाहर भाग जाता है। पार्टी के बाद जैक और रोजी घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में रोजी पूछती है, तुमने जॉन से क्या कहा था जो वो इतनी अचानक चला गया? जैक झूठ बोलता है, मैंने उसे कुछ नहीं कहा जो उसे भगा देता। अगले दिन जैक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है और उसकी मुलाकात अपने एक दोस्त से होती है जो मजाक में पूछता है, तो क्या तुम अब लोगों को मारने लगे हो? यही सब हमारे दोस्त बात कर रहे हैं। जैक हंसकर जवाब देता है, जॉन ने ये बात फैला दी होगी, मैं बस उसके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन वो सच में डर गया। जैसे जैसे दिन गुजरता है, दो और दोस्त जैक के पास आते हैं और उससे वही सवाल पूछते हैं। जैक उन सबको वही जवाब देता है, एक हार्मलेस जोक था। हालांकि जब रोजी को जैक की जॉन के साथ बातचीत के बारे में पता चलता है और उसने मार्टिन के नाम का इस्तेमाल करके उसे कैसे डराया, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में जैक का सामना करती है और कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले तुमने मार्टिन को दूर किया और अब जॉन को भी। जैक समझाने की कोशिश करता है, मैं बस उसके साथ मजाक कर रहा था, ये सीरियस नहीं था। लेकिन रोजी उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और डिक्लेयर करती है, आज रात मैं जॉन को डिनर के लिए बुला रही हूँ, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। फिर हम देखते हैं कि जॉन जैक और रोजी के घर डिनर के लिए आता है। सब लोग साथ बैठकर डिनर शुरू करते हैं।
डिनर खत्म होने के बाद रोजी अपनी बेटी ट्रिक्सी से कहती है, आज रात तुम्हारे पापा तुम्हें एक स्टोरी सुनाएंगे। असल में रोजी ये इसलिए कहती है क्योंकि वो जॉन के साथ कुछ प्राइवेट टाइम अलोन बिताना चाहती है। जैक उसकी नीयत को पूरी तरह समझता है लेकिन कुछ नहीं कहता। वो ट्रिक्सी को उसके कमरे में ले जाता है, उसे एक स्टोरी सुनाता है और उसे जल्दी सुला देता है। एक बार ट्रिक्सी सो जाती है तो जैक नीचे आता है। जैसे ही वो एक शीशे में देखता है, वो रोजी और जॉन को साथ में टाइम बिताते हुए देखता है। जैक को जलन महसूस होने लगती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो किचन में जाता है और जानबूझकर एक प्लेट तोड़ देता है। प्लेट के टूटने की आवाज सुनकर रोजी किचन में दौड़ती हुई आती है। वो कैजुअल तरीके से जैक से कहती है कि वो जॉन के लिए एक और ड्रिंक ले आए और फिर दूसरे रूम में वापस चली जाती है। जैक एक ड्रिंक उठाता है और उसे जॉन के पास ले जाता है। जब वो जॉन को ड्रिंक दे रहा होता है तो जॉन, जो अब भी जैक के पहले वाले मर्डर जोक के बारे में अनईजी है, उसका सामना करता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस मर्डर जोक के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए? इस बार जैक अपना टोन बदल लेता है और सीरियसली जवाब देता है, असल में वो मर्डर जोक कोई जोक नहीं था। मैंने उसे सच में मारा, एक हथौड़े से उसके सिर पर वार करके, और अब माफी मांगने से वो वापस नहीं आएगा। ये सुनकर जॉन डर जाता है और वो जल्दी से घर से चला जाता है। लेकिन सवाल बना रहता है, क्या जैक मर्डर के बारे में सच कह रहा था या ये जॉन को डराने का एक और तरीका था? ये मिस्ट्री जल्द ही रिवील होगी। अगले सीन में हम जैक और उसके परिवार को एक और पार्टी में देखते हैं जहां उनके दोस्त और बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। पार्टी में जैक की मुलाकात एक राइटर मार्क से होती है जो जैक की बेस्ट फ्रेंड केली का पति है। मार्क अक्सर अपने वर्क की वजह से आउट ऑफ टाउन रहता है। जैक और मार्क बातचीत शुरू करते हैं और जल्दी ही पर्सनल टॉपिक्स में उतर जाते हैं। मार्क जैक से उसके वर्क के बारे में पूछता है, जिस पर जैक जवाब देता है, मैं अब रिटायर्ड हूँ, मैं यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत काम करता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं साइकिल चलाने में टाइम स्पेंड करता हूँ। बातचीत सुनकर रोजी कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐड करती है। वो रिवील करती है, जैक ने असल में एक माइक्रोचिप डेवलप की है जिसे मिलिट्री अपने ड्रोन सिस्टम में यूज करती है। ये उन्हें अपने टारगेट को इनक्रेडिबल प्रिसिजन के साथ हिट करने में मदद करती है। ये रिविलेशन पार्टी में मौजूद सबको हैरान कर देता है। अब तक किसी को एहसास नहीं था कि जैक सिर्फ एक कंपोज्ड आदमी ही नहीं बल्कि एक जीनियस इंजीनियर और एक वेल्थी सक्सेसफुल इंडिविजुअल भी है। हालांकि जैक की सारी अचीवमेंट्स के बावजूद दुखद रियलिटी यह है कि उसकी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस की कमी है। आखिरकार कोई भी सक्सेस या वेल्थ एक आदमी को तब तक ट्रूली रिच नहीं बना सकती जब तक उसे एक लविंग वाइफ की लॉयल्टी और सपोर्ट न मिले। जैसे जैसे पार्टी चलती है सब लोग एंजॉय करते दिखते हैं। जैक अपनी बेस्ट फ्रेंड केली के साथ डांस करके एक लाइट हार्टेड मोमेंट भी शेयर करता है, लेकिन जैक को केली के साथ डांस करते देखकर रोजी को जलन होती है जो उसके अपने बिहेवियर को देखते हुए आयरनिक है। कहानी फिर कुछ दिनों बाद के एक सीन में शिफ्ट होती है जहां ट्रिक्सी और उसके स्कूल फ्रेंड्स अपने टीचर्स की गाइडेंस में बच्चों को खेलते देखते हुए जैक को अपने बैंक से एक कॉल आती है। बैंक उसे इन्फॉर्म करता है कि रोजी ने हाल ही में $3000 दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। क्यूरियस और कंसर्न होकर जैक और डिटेल्स मांगता है। उसे पता चलता है कि पैसा चार्ली नाम के एक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। बैंक से ये सुनने के बाद कि रोजी के पैसे एक लड़के को ट्रांसफर किए गए हैं जो लाइव पियानो बजाता है, जैक तुरंत सब कुछ समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि जॉन के जाने के बाद से रोजी को एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया है। उस लड़के के बारे में और जानने का दृढ़ निश्चय करके जैक उसे ढूंढने लगता है। एक शाम जैक एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां लाइव पियानो सेशन होते हैं। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है वो रोजी को वहां बैठा देखता है जो बजाए जा रहे संगीत में डूबी हुई है। उसे देखकर जैक तुरंत समझ जाता है कि पियानिस्ट ही उसकी लाइफ में नया लड़का है। इस डिस्कवरी के बाद रोजी का बिहेवियर बदलने लगता है। वो अक्सर देर रात को घर आना शुरू कर देती है, ये साफ जाहिर करते हुए कि उसका चार्ली के साथ रिश्ता सीरियस हो गया है। जैक को इससे जलन और दिल का गहरा दर्द महसूस होता है, लेकिन वो उसका सामना नहीं करना चुनता है। फिर एक रात रोजी घर पर बिल्कुल नहीं आती। अगली सुबह जब वो आखिरकार लौटती है तो जैक का धैर्य जवाब दे जाता है। गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड होकर वो डिमांड करता है, तुम पूरी रात कहाँ थी? तुम्हारा एक परिवार है, एक 6 साल की बेटी है और जिम्मेदारियां हैं, और तुमने इस लड़के चार्ली को इतना पैसा क्यों ट्रांसफर किया? लेकिन रोजी उसके गुस्से से बिल्कुल अनफेक्टेड
शांति से एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि वो कहाँ थी और किसके साथ थी। वो जानबूझकर ऐसा करती है, ये जानते हुए कि जैक को जलन हो रही है। रोजी को कॉन्फिडेंस है कि चाहे वो कुछ भी करे, जैक उसे कभी नहीं छोड़ेगा और वो इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। अगले सीन में हम जैक के दोस्त माइल्स के घर हो रही एक पूल पार्टी देखते हैं। रोजी चार्ली को भी पार्टी में इनवाइट करती है। जैसे ही चार्ली आता है, रोजी उसके साथ चिपक जाती है, खुलेआम अफेक्शन दिखाते हुए। वो उसे पार्टी में मौजूद सबसे इंट्रोड्यूस करती है और चार्ली पियानो बजाने लगता है। मेहमान रोजी को भी इंक्लूड करते हुए एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके संगीत पर डांस करने लगते हैं। हालांकि जैक सब कुछ देखकर विजिबली अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स के बावजूद वह चुप रहता है। बाद में रोजी चार्ली को जैक से इंट्रोड्यूस करती है, उसे अपना नया फ्रेंड बताते हुए। जैक अपना कंपोजर बनाए रखने की कोशिश करते हुए चार्ली से थोड़ी देर बात करता है और फिर वहां से चला जाता है। उस रात जैक घर के अंदर रोजी को ढूंढता है। जैसे ही वो सर्च करता है, वो रोजी को एक रूम से चोरी से निकलते हुए देखता है। जैक को साफ समझ में आ जाता है कि रोजी और चार्ली अंदर क्या कर रहे थे। बाद में जैक रोजी और चार्ली को पूल में देखता है, दूसरे मेहमानों के साथ नहाते और हंसते हुए। लेकिन एक दूसरे के प्रति उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा इंटीमेट होता है, जिससे जैक का गुस्सा फिर से उबलने लगता है। फिर भी वो अपनी भावनाओं को दबा देता है और चुप रहता है। अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है और मेहमान एक एक करके अंदर भागते हैं। जैक घर के अंदर आखिरी व्यक्ति होता है। अंदर सब लोग किचन में इकट्ठा होते हैं, खाना तैयार करते हैं और खुद का एंजॉयमेंट करते हैं। थोड़ी देर बाद रोजी चार्ली को ढूंढने के लिए बाहर कदम रखती है। कुछ ही पलों बाद उसकी डरावनी चीख घर में गूंज जाती है। सब लोग बाहर दौड़ते हैं और रोजी को पूल के किनारे खड़ा पाते हैं, जो पानी में चार्ली की लाइफलेस बॉडी को तैरता हुआ देख रही होती है। घबराकर मेहमान चार्ली को पूल से बाहर निकालते हैं और सीपीआर देकर उसे रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके प्रयास बेकार जाते हैं। चार्ली पहले ही मर चुका होता है। पुलिस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ ही देर बाद आ जाती है। जैसे ही ऑफिसर्स सबसे सवाल करना शुरू करते हैं, रोजी फ्यूरियस और इमोशन होकर जैक पर चार्ली को मारने का आरोप लगाती है। वो चिल्लाती है, ये उसने किया है, जैक ने चार्ली को मारा है। दूसरे मेहमान बीच बचाव करते हैं, रोजी को शांत करने की कोशिश करते हैं। वे पुलिस को बताते हैं कि जैक और रोजी के बीच रिलेशनशिप हाल ही में अच्छी नहीं रही है और वो ये बस गुस्से में कह रही है। जब बारिश शुरू हुई थी तो जैक हम सब के साथ अंदर आ गया था। वो ये नहीं कर सकता था चूंकि जैक के खिलाफ कोई एविडेंस या विटनेस नहीं है। पुलिस उसे सवाल जवाब के लिए दूसरे रूम में ले जाती है। एक संक्षिप्त पूछताछ के बाद उन्हें उसे हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं मिलता और वे उसे जाने देते हैं। लेकिन ये घटना जैक और रोजी के बीच एक और गहरी दरार पैदा कर देती है। रोजी और दूर हो जाती है और उनके बीच का टेंशन बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद हम जैक को अकेले साइकिल चलाते हुए देखते हैं। जैसे जैसे वो साइकिल चलाता है, चार्ली के मरने वाली रात की यादें उसके दिमाग में तैरने लगती है। ये रिवील होता है कि जैक ने वाकई में चार्ली को पूल में डुबोकर मार डाला था। जलन और गुस्से से भरकर जैक ने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया था। उसके विचार चक्कर काटने लगते हैं क्योंकि वो कल्पना करता है कि रोजी और चार्ली उस रात अकेले में क्या कर रहे होंगे। उसने चालाकी से रोजी के प्रेमियों को एक एक करके खत्म कर दिया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई उसके डार्क साइड को डिस्कवर न करे। अगले सीन में हम जैक को ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ते हुए देखते हैं। जैसे ही वो स्कूल से निकलता है, जैक की दोस्त केली आती है और उससे मिलती है। वो पहले हेजिटेट करती है, लेकिन आखिरकार कहती है, मैं नहीं जानती कि मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए या नहीं, लेकिन रोजी दूसरे दिन हमारे घर आई थी। उसने और मेरे हस्बैंड मार्क ने तुम्हारा पीछा करने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया है। चार्ली की मौत के बाद से उसे तुम पर शक होने लगा है। जैक की एक्सप्रेशन शांत रहती है, लेकिन साफ है कि वो अंदर से गुस्से में है। बाद में वो मार्क और केली को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है। शाम के दौरान वो मार्क को दूसरे रूम में ले जाता है, जहां वो अपने स्नेल्स का कलेक्शन रखता है। बातचीत के दौरान वो शांति से लेकिन धमकी भरे अंदाज में उससे कहता है, रोजी को तुम्हारा इस्तेमाल करने देना बंद करो, मेरे ऊपर डिटेक्टिव लगाने के लिए। तुम उस रात मौजूद थे मार्क, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने चार्ली को मारा? मार्क कोई डायरेक्ट आंसर नहीं देता, लेकिन उसकी साइलेंस सब कुछ कह देती है। जैक जानता है कि मार्क इस मामले को आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। मार्क एक राइटर है और जैक की पर्सनल लाइफ में
उसकी दिलचस्पी सिर्फ कैजुअल क्यूरियोसिटी से ज्यादा है। वो इस ड्रामा और टेंशन से मोहित है और इसे जैक की लाइफ पर आधारित एक सनसनीखेज क्राइम स्टोरी लिखने के परफेक्ट अवसर के रूप में देखता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक दिन जैक को पता चलता है कि रोजी को एक और नया बॉयफ्रेंड टोनी मिल गया है, जो उसका कॉलेज फ्रेंड है। जैक नोटिस करने लगता है कि वे ज्यादा टाइम साथ बिता रहे हैं और करीब आ रहे हैं। एक दिन टोनी उनके घर रोजी से मिलने आता है। जैक भी घर पर होता है और तुरंत स्थिति भांप जाता है। वे सब साथ बैठकर डिनर करते हैं, लेकिन जैक टोनी और रोजी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना बंद नहीं कर पाता। डिनर के बाद टोनी एक अवसर पकड़ता है और चुपके से रोजी के रूम में घुस जाता है, जहां वे रोमांटिक होने लगते हैं। जैक हमेशा की तरह चुपके से सब कुछ देख रहा होता है। इस बार हालांकि रोजी जैक को उन्हें देखते हुए पकड़ लेती है, जिससे उनके बीच एक ऑकवर्ड और टेंस मोमेंट बन जाता है। अगले दिन जैक अपनी कार में टोनी का पीछा करता है। जैक कार चलाकर टोनी के पास पहुंचता है और कैजुअल तरीके से कहता है, अरे रोजी तुम्हें रीच करने की कोशिश कर रही है, उसके पास तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए हो सकता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप ऑफ कर देता हूँ। टोनी बिना किसी शक के जैक की कार में बैठ जाता है, लेकिन उसे रोजी के पास ले जाने की बजाय जैक जंगल में एक सुनसान इलाके में ले जाता है, जहाँ कोई नहीं होता। एक बार वहां पहुंचने के बाद टोनी कार से बाहर निकलता है और पूछता है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बिना जवाब दिए जैक एक पत्थर उठाता है और टोनी के सिर पर वार करता है। इससे पहले कि टोनी रिएक्ट कर पाता या खुद को डिफेंड कर पाता, जैक एक बड़ा पत्थर उठाता है और उसे फिर से मारता है। टोनी अपना बैलेंस खो देता है, एक खड्ड में गिर जाता है और तुरंत मर जाता है। जैक ये सुनिश्चित करने के लिए खड्ड में उतरता है कि टोनी सच में मर गया है। कंफर्म करने के बाद वो टोनी के शरीर से भारी पत्थर बांध देता है। ऐसा करते समय जैक को टोनी का वॉलेट मिल जाता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। वो टोनी के शरीर को नदी तक घसीटता है, उसे पानी में डुबो देता है और ये सुनिश्चित करता है कि वह दिखाई न दे। संतुष्ट होकर कि कोई भी शरीर नहीं ढूंढ पाएगा, जैक उस इलाके से चला जाता है। अगली सुबह रोजी और ट्रिक्सी एक पिकनिक की तैयारी कर रही होती है। जब जैक घर आता है, रोजी पूछती है, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगे? जैक एक्साइटेड होने का नाटक करते हुए हाँ कह देता है और पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? ट्रिक्सी जवाब देती है, हम पास के जंगल की तरफ जा रहे हैं। जैक का दिल धड़क रह जाता है। ये वही जंगल है जहाँ उसने टोनी के शरीर को डिस्पोज किया था। अगले सीन में हम जैक, रोजी और ट्रिक्सी को जंगल के पिकनिक स्पॉट पर देखते हैं। रोजी से अनजान सच्ची खुशी में लगती है और उसे बातचीत में शामिल करती है। वो पूछती है, तुम मेरे साथ अभी क्यों रहना चाहते हो? एक के बाद एक लोग मुझे छोड़ रहे हैं, फिर भी तुम बने हुए हो। जैक कंपोज्ड रहते हुए रोमांटिकली जवाब देता है, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं बस अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वे करीब आ जाते हैं, इंटीमेसी का एक संक्षिप्त पल साझा करते हुए। ठीक तभी ट्रिक्सी जैक को आवाज लगाती है, पापा यहाँ आओ। जैक उसके पास दौड़ता है। ट्रिक्सी नदी के किनारे की ओर इशारा करते हुए कहती है, वो कुत्ता उस जगह से हट नहीं रहा। जैक उसकी नजर का पालन करता है और जम जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं। उसने नोटिस किया कि टोनी का शरीर, जिसे उसने सावधानी से छुपाया था, अब आंशिक रूप से पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है। कोई भी गुजरने वाला उसे देख सकता था। तेजी से सोचते हुए जैक जाने का कोई बहाना बनाता है। जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, रोजी कहती है, रुको, मैंने अपना स्कार्फ वही भूल गई। जैक प्रेशर बनता हुआ महसूस करते हुए जवाब देता है, इसकी चिंता मत करो, मैं कल वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तोहफे में लेकर आऊंगा। उस शाम जब जैक घर पहुंचता है, वो कैजुअल तरीके से रोजी से पूछता है, क्या टोनी ने आज तुम्हें कॉल किया? रोजी जवाब देती है, नहीं, टोनी का 2 दिन से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, शायद वो भी दूसरों की तरह चला गया। फिर अनएक्सपेक्टेडली रोजी जैक के करीब आती है, उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेटती है और फुसफुसाती है, क्या तुम आज रात मेरे रूम में रुकोगे? जैक हाँ कह देता है और वे दोनों रोजी के रूम में समाप्त हो जाते हैं, जहां उनकी भावनाएं हावी हो जाती है और वे एक इंटीमेट नाइट साथ में बिताते हैं। अगली सुबह जैक जल्दी निकल पड़ता है, अपनी साइकिल लेकर जंगल के उस स्थान पर वापस जाता है जहां टोनी का शरीर छुपा हुआ है। वहां पहुंचकर वो एक छड़ी का उपयोग करके टोनी के शरीर को पानी में और गहरा धकेलने के लिए सावधानी से काम करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो पूरी तरह से डूब जाए और पता न चल सके। इसी बीच घर पर
रोजी जैक के स्नेल रूम की सफाई करने का फैसला करती है। जैसे ही वो कमरे में इधर उधर खोजती है, उसकी नजर कुछ अजीब पर पड़ती है। टोनी का वॉलेट। वो एक पल के लिए जम जाती है, उसे उठाती है और एहसास करती है कि इसका क्या मतलब है। उसे साफ हो जाता है, जैक ने टोनी को भी मार डाला है, बिल्कुल दूसरों की तरह। दूसरी ओर जैक जैसे ही टोनी के शरीर को पूरी तरह से डुबाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, वो पीछे के कदमों की आवाज से चौंक जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो मार्क को वहां खड़ा देखता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मार्क शक भरी नजर से पूछता है। जैक घबरा जाता है, कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क को कुछ गलत महसूस होता है। वो आगे बढ़ता है, उसकी नजर पानी में आंशिक रूप से तैरते हुए टोनी के शरीर पर पड़ती है। बिना एक शब्द कहे मार्क वापस अपनी कार की ओर भागता है, उसमें कूदता है और जितनी तेजी से हो सकता है वहां से चला जाता है, ये महसूस करते हुए कि मार्क उसे पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा है। जैक तुरंत अपनी साइकिल पकड़ता है और मार्क का पीछा करना शुरू कर देता है। हालांकि मार्क कार चला रहा होता है, जैक जंगल के रास्ते एक शॉर्टकट लेता है ताकि वो उसे रोक सके। जैसे ही मार्क घुमावदार सड़क पर तेज गति से गाड़ी चला रहा होता है, उसने जैक को अचानक जंगल से निकलते नहीं देखा। वाहन पर नियंत्रण खो देता है। मार्क की कार एक खड़ी ढलान से नीचे गिरकर नदी में जा गिरती है। प्रभाव घातक होता है और मार्क तुरंत मर जाता है। उसी समय टोनी का वॉलेट डिस्कवर करने और सब कुछ एक साथ जोड़ने के बाद रोजी ने अपना मन बना लिया है। वो तय करती है कि जैक को हमेशा के लिए छोड़ने का समय आ गया है। वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और ट्रिक्सी को अपने साथ ले जाने की तैयारी करती है, लेकिन ट्रिक्सी विद्रोह में आकर पैक किए हुए सामान को पूल तक खींच ले जाती है और उसमें फेंक देती है। हैरान रोजी मांग करती है, तुम क्या कर रही हो ट्रिक्सी? ट्रिक्सी कहती है, हम पापा को नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। ये सुनकर रोजी को एहसास होता है कि जैक को छोड़ना उनके परिवार को पूरी तरह से तोड़ देगा और किसी न किसी तरह वो खुद को के लिए जिम्मेदार महसूस करती है जो सामने आई है। जैक को आगे बचाने के लिए वो टोनी के वॉलेट को लेती है और उसे जला देती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कहानी फुल सर्कल में आकर उस शुरुआती सीन में लौट आती है जहां जैक जंगल से साइकिल चलाता हुआ घर वापस आ रहा होता है। रोजी चुपचाप बैठी उसे देख रही होती है। जैक जैसे ही नजदीक आता है, वो उसकी कंटेम्पलेटिव एक्सप्रेशन नोटिस करता है और पूछता है, क्या हुआ? रोजी उसे एक हल्की सी मुस्कुराहट देती है, लेकिन बिना कुछ कहे, और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।